दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप कि यू आर गुड। आप सब अच्छे होंगे और मेरे नेक्स्ट सिंथेसिस के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, इसके पहले मैं सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बता चुका हूं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी 2 बता चुका हूं। ये लास्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, यानी कि आज हमारा सिंथेसिस क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। और वीडियो पर बने रहिएगा और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलिए चला जाए, ठीक है, पढ़ने। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्र वाक्य, इसको हमें क्या करना है, अब पढ़ना है। ठीक है, तो यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बताए थे ना आपको कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर दिया हुआ है ना। एडवर्ब क्लॉज क्या है, तो देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या है। ये वाक्य में क्या करता है, ये वाक्य में एडवर्ब की भांति कार्य करता है। एडवर्ब की तरह कार्य करता है। मतलब एडवर्ब माने क्या, कि जो पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रनाउन को छोड़कर और सबकी विशेषता बताए, उसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। और इसका वर्क क्या है इसमें, तो यह प्रिंसिपल क्लाज में, ठीक ना, आए हुए एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यानी कि मॉडिफाई करते हुए वाक्यों को क्या कर देता है, जोड़ देता है। मॉडिफाई करते हुए क्या करता है, वाक्यों को जोड़ देता है। अब चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए कि एडवर्ब क्लॉज कितना होता है। तो देखिए, आपका ये जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो 9 होते हैं। कितने होते हैं जी, 9। और जब ये 9 है तो ये 9 प्रकार के वाक्यों को जोड़ेंगे। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के वाक्यों को जोड़ेंगे, वाक्य को जोड़ेंगे। बस यही हमें 9 सीखना है। इसके बाद आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक ना। तो ध्यान से देखेंगे कि कैसे कैसे इसका प्रयोग कब कब किया जाता है, कैसे किसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझा जाए कि एडवर्ब क्लॉज जो 9 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो पहला होता है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी कि इससे समय का बोध किया जाता है, यानी कि समय को मॉडिफाई किया जाता है। इसका काम है क्या है, मॉडिफाई करना। जहाँ पर समय को, वाक्यों से समय को मॉडिफाई किया जाए, वहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज करेंगे और वाक्यों को जोड़ेंगे। वैसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ये समय स्थान का, प्लेस मतलब स्थान, यानी कि स्थान का जहाँ पर बोध होगा, ठीक है, स्थान का जहाँ पर बोध होगा वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। रीजन यानी कि कारण, जहाँ पर भी वाक्यों में कारण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कारण दिया रहेगा, तो वहाँ पर हम रीजन का यूज करेंगे। उसी तरह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस, यानी कि स्थितियाँ, ठीक है, जहाँ पर स्थिति दिया रहेगा दोनों वाक्यों में, वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब जानते हैं तुलना करना, जहाँ दोनों वाक्यों में तुलनात्मक भाव हो, तो वहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का यूज करेंगे। 6 नंबर दिया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध सूचक, यानी कि जब दो वाक्यों से विरोध का बोध हो, किसका बोध हो, विरोध का, तो इसका हम यूज करेंगे। इसी से रिजल्ट यानी कि परिणाम का बोध हो, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का यूज किया जाएगा। उद्देश्य का बोध हो तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज यूज किया जाएगा। और किसी तौर तरीके का बात किया जाए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाए। यानी कि ये 9 होते हैं हमारे एडवर्ब क्लॉज, और इन सभी का हम प्रयोग क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक ना। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। ठीक ना। तो जहाँ पर देखिए ध्यान से, जहाँ समय का बोध दिया हो, जहाँ समय का
बोध दिया हो। यानी कि जो वाक्य होंगे, वाक्यों में जब समय का बोध होगा, ठीक ना, कहाँ क्या होगा, समय का बोध होगा, तो वहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज करेंगे, ठीक ना। तो जहाँ पर समय का बोध होगा, जहाँ पर समय का बोध होगा वहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, ठीक ना, कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट में आता है ना, आपको बताया था कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टोटली सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज किए जाते हैं। तो अब देखेंगे कि हम इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका व्हेन। व्हेन मतलब क्या होता है, जब। क्या होता है जी, आप लोग को याद है। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। बिफोर, बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले। आफ्टर, के बाद, ये किसी समय के बाद ही कर रहा है ना, ठीक है। इस प्रकार से आते हैं अनटिल, जब तक। अनटिल इसका मतलब होता है कि जब तक कि नहीं, जब तक कि। इसके बाद हो जाता है आपका एज सुन एज, इसका मतलब होता है ज्यों ही, यानी कि खटाक से, ठीक ना। ये सारे जो कंजक्शंस है, ठीक ना, ये कहाँ होते हैं, ये हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत होते हैं। कभी कभी आता है व्हेन नेवर, व्हेन नेवर जब कभी भी, ठीक ना, जब कभी भी। ये सारे टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं, टाइम के लिए। किस में, एडवर्ब में। और ये समय को ही क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अभी बताया था ना कि दोनों वाक्यों में जो हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब या क्लॉज आएगा, उसी को क्या करेगा, ये मॉडिफाई करेगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, जो भी वाक्य दिया रहेगा उसमें हमें पहले देखना है ध्यान से कि ये किसका बोध करा रहा है, ठीक है, किसका बोध करा रहा है। और इन कंजक्शनों में से किसका प्रयोग हम करेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। पहला वाक्य आपका दिया है कि द थीव्स सा द पुलिस, यानी कि चोरों ने पुलिसों को क्या किया, देखा। चोरों ने पुलिस को क्या किया, देखा। दे रैन अवे एट वंस, और वे एक साथ भाग खड़े हुए। अब ये बताइए आप कि पुलिस आएगी तो क्या वो खड़ा होकर पहले पुलिस को ढंग से देखेगा कौन पुलिस वाला है, कि तुरंत देखते कि भाग रहे पुलिस तो भाग रहे, ठीक ना। तो अब बताओ कि पुलिस को देखते ही भाग गए, तो इसमें से हम किसका यूज करेंगे, जब का, कि जब चोरों ने पुलिस को देखा, ठीक है, ये आ सकता है। पहले बाद ये तो नहीं आएगा, जब तक के भी नहीं आएगा। हाँ, ज्यों ही देख लीजिए, इसमें मतलब कि व्हेन और एज ये दोनों सटीक हार है ना। तो हमको देखना है कि इसमें तेजी है, तो ज्यों ही माने क्या हो जाता है, ज्यों। ज्यों ही मतलब हो जाए कि ज़्यादा तेजी का वर्क दिखा देंगे, जैसे ही देखेंगे वैसे भाग जाएंगे। तो एज सुन एज भी लगा सकते हैं, और आप जब से भी लगा दोगे तो कोई गलती नहीं होगा। बशर्ते यहाँ पर एज सुन एज बहुत अच्छा लग रहा है तो हम बनाते हैं, ठीक ना, कि एज सुन एज यानी कि ज्यों ही। एज सुन एज मतलब ज्यों ही, यानी कि ज्यों ही। द थीव्स सा द पुलिस, जो ही चोरों ने पुलिसों को देखा। यहाँ पर अभी हम जोड़ना है ना हमें वाक्यों को, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। दे रैन एट वंस, भाग खड़े हुए, हो जाएगा। तो देखिए कुछ है नहीं इसमें, इसे हम जोड़ेंगे एज सुन एज, यानी कि जो ही। द थीव्स सा द पुलिस, कामा यहाँ लगा देंगे, दे रैन अवे एट वंस। बस कुछ है नहीं इन सब वाक्यों में, बस सिंपल सिंपल सा होता है। बस हमें पकड़ना है कि हम कहाँ पर किस चीज़ का यूज करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगला दिया है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। वी रीच द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुँचे, यानी कि हम लोग स्टेशन पहुँचे तभी ना हम लोग को पता चला कि ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि हम लोगों के पहले ही ट्रेन जा चुकी होगी। तो इसमें से किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, आफ्टर का, जब तक का, यानी कि बिफोर का यूज कर सकते हैं ना, बढ़िया रहेगा। कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रयोग हो जाएगा, रीच द स्टेशन। अब बताइए
जब इसी तरह से बहुत सारे वाक्य दिए रहेंगे, बस हमें क्या करना है कि इसी कंजक्शन को याद रखना है कि टाइम के अंतर्गत यूज होते हैं। अगर टाइम अलाएंगे तो इन सारे में हम कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कुछ है नहीं, देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने देखा कि इसको यहाँ यूज कर दिया और यहाँ पर यूज, बस इसको सेटअप करना है कि कहाँ लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक ना। तो देख लीजिए अब आगे आपके पास एक्सरसाइज की किताबें हैं, मतलब कि जो भी किताबें होंगी इसमें एक्सरसाइज दिया होगा, आप लोग लगाइएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, लगाइएगा, जो नहीं आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। चलिए, तो अब हम चल देखते हैं यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक ना। इसके पहले हम लोग टाइम देखें, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इस प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान, यानी कि जहाँ पर वाक्यों से स्थान का बोध हो, ठीक ना, वहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का यूज करेंगे। तो ये देखेंगे कि सबसे पहले कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 2 है। कौन कौन है जी, तो एक हो जाता है वेयर मतलब कि कहाँ ना जी, वेयर मतलब जहाँ, एगो होला वेयर ईवर, जहाँ कहीं भी, एकरा मतलब का होला जहाँ कहीं भी, ठीक है। आप लोग के पास बुक होगा, देखते रहिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे 9 कराना है, ठीक ना। आप लोग करिएगा, एकदम कुछ नहीं है, ना आसान है, बिल्कुल आ जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, एडवर्ब क्लॉज बस ऐसे ही 9 है, इसमें कुछ है नहीं, बस हम एग्जाम्पल दो करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जहाँ पर वाक्यों से स्थान का बोध हो, मतलब कि जहाँ स्थान के बोध हुई, तो देख लो एडवर्ब आ क्लॉज ऑफ प्लेस में ये 2 हमारे कंजक्शंस यूज किए जाते हैं, याद रखिएगा। कितने, 2, अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली ये 2 हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्रयोग करके देख दिया जाए कैसे, कि ही लिव्स एट ए प्लेस, वह एक स्थान पर क्या करता है, रहता है, वह एक स्थान पर रहता है। नोबडी लिव्स देयर, जहाँ कोई नहीं रहता है, मतलब वो ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ केहू ना रहेला, मतलब कि कोई रहता नहीं है, ठीक है। अब ऐसे भी लोग हैं, तो क्या बना सकते हैं, देखो जहाँ, इसमें ना कि वह ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है। तो इस वाक्य को देखें थोड़ा सा, तो ये अगर हम इधर ले आए तो बड़ा अच्छा लगेगा ना, कि नोबडी लिव्स वेयर, माने कि जहाँ कोई नहीं रहता है ना जी, ही लिव्स, वह रहता है, यही ना हो जाएगा कि नोबडी लिव्स वेयर ही लिव्स, माने जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ पर ये रहता है, ठीक है। तो आसानी से बना सकते हैं, तो इसको बनाएंगे हम क्या, कि नोबडी लिव्स वेयर, क्या जोड़ देंगे, वेयर, कि माने कोई भी व्यक्ति जहाँ नहीं रहता है वहाँ कौन रहता है, ये, यही ना रहता है। तो क्या हो जाएगा, ही लिव्स एट ए पैलेस, ऐसे भी लिख। अब एट ए पैलेस मैंने क्या, स्थानीय का बोध कहा था, वेयर मतलब भी स्थान हो गया, तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं कि नोबडी लिव्स वेयर ही लिव्स, वह वहाँ रहता है जहाँ कोई नहीं रहता है, जहाँ कोई नहीं रहता है, ठीक ना। या ये भी जोड़ सकते हैं कि एट ए पैलेस, कि ही लिव्स एट ए पैलेस, कि नोबडी लिव्स, ठीक ना। इसमें एट ए पैलेस वेयर एट ये, लेकिन हमारा इतना ही कम ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है कि नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू जी कई स्थानों पर गए ना जी, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, और उनका स्वागत प्रत्येक जगह किया गया, ठीक ना। तो आराम से कह सकते हैं ना हम कि ही वॉज वेलकम्ड वेयर एवर, चाहिए सब हो जाएगा कि नेहरू वेंट मनी प्लेसेस वेयर ईवर। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, इसमें थोड़ा हम लोग को ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा करना है कि नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू जी बहुत स्थान पे गए, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका चारों जगह क्या हुआ, स्वागत हुआ। तो वो जहाँ जहाँ गए उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया, यही ना कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना कि ही वाज वेलकम्ड वेयर ईवर, ठीक ना, उनका स्वागत किया गया जहाँ कहीं भी, ही वेंट यानी कि कौन, नेहरू जी गए,
तो इस वाक्य को हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए, चूंकि इनको हम जब पहले ले आएंगे तो ही के जगह पे क्या हो जाएगा, नेहरू, क्योंकि हम जो नाउन यूज करते हैं वो पहले यूज करते हैं, बाद में प्रनाउन यूज करते हैं। तो हो जाएगा कि नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू वाज वेलकम्ड, यानी कि नेहरू जी का स्वागत किया गया, नेहरू जी का स्वागत किया गया। वेयर इवर, जहाँ कहीं भी, ठीक ना, वह गए, वेयर इवर। उसके बाद क्या हो जाएगा जी कि नेहरू वेंट, वेयर इवर। अब नेहरू के जगह पे हम क्या करेंगे, फिर नेहरू नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि ही वेंट, बस हो जाएगा कि नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर इवर ही वेंट, नेहरू जी का स्वागत किया गया जहाँ कहीं भी वे गए, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेसेस का बोध हो गया, जैसे जहाँ पर भी प्लेस का बोध होगा ऐसे हम बनाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब, माने यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इस सबसे पहले हम लोग टाइम देखे, प्लेस देखे, अब तीसरा हम चल रहे हैं रीजन में। तो देखिए, रीजन यह लिखने से ही मतलब हो जाता है कि जहाँ पर वाक्यों से किसका बोध हो, रीजन का बोध हो। जहाँ पर वाक्यों से रीजन यानी कि कारण का बोध हो, किसका बोध हो, कारण का बोध हो, बोध हो। अब ध्यान हमें ये देना है, देखो जब भी पेपर में देता है ना तो उसका आगे इंडिकेट कर देता है कि इसे हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है कि कंपाउंड बनाना है कि सिंपल बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो खट से हम लोग पढ़ेंगे कि वाक्य में क्या दिया है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत होता है सिंस, सिंस यानी कि चूंकि, ठीक ना। और एक और इसमें होता है बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग होता है। बिकॉज मतलब जानते हैं आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना, क्योंकि, यानी कि ये दो जो हमारे कंजक्शंस हैं, ये वाले कंजक्शंस, ठीक ना, ये हमारे किस में यूज हो जाते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में, ठीक ना। अब वाक्य को देखें कि कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक ना, इस पर। तो देखो, कह रहा है कि द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। अब आप लोग बताओ कि कारण क्या है नहीं पीने का, नहीं पीने का कारण है कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक ना, हॉट है। तो अब देखिए, तो इसमें हम चाहें तो दोनों से भी बना सकते हैं। पहले कि द टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ना जी, चाय बहुत गर्म है क्योंकि मैं पीना नहीं, हे के आगे करो कि आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता क्योंकि यह क्या है, द टी इज वेरी हॉट, क्योंकि यह बहुत गर्म है। ऐसा हो सकता है ना। सिंस से भी बना सकते हैं कि चूंकि द टी इज वेरी हॉट। अब देखो, सिंस से बनाएंगे तो ये इधर रह जाएगा। सिंस, चूंकि चाय बहुत गर्म है ना जी, आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं पी नहीं सकता। तो देखिए, दोनों से बना के देख लीजिए। सिंस से अगर बनाएंगे हम तो सिंस ऑलरेडी पहले ही लग जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, पहले लग जाएगा सिंस द टी इज वेरी हॉट कामा आई कैन नॉट ड्रिंक इट। चलिए, इस तरह से हो जाएगा। आर देख लीजिए, बिकाज का प्रयोग करेंगे तो कैसे बनेगा, ठीक ना। बिकाज का प्रयोग करके भी इसको बना दिया जाए तो बिकाज में हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कि आई कैन नॉट ड्रिंक। अब देखो, ड्रिंक, ईट किसके लिए प्रयोग किया गया है, टी के लिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टी, क्योंकि ये पहले आ रहा है। जब भी नाउन प्रनाउन अगर अदला बदली होता है इधर से इधर, तो हम लोग इधर नाउन लिखेंगे और इधर प्रनाउन लिखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। तो ईट हमारे इसीलिए ना कि आई कैन नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पी सकता ना जी, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज। अब यहाँ पर टी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी हॉट। क्या हो जाएगा, वेरी हॉट। देख लो, बन गया ना। बिकॉज से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, जिससे चाहिए उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, बस हमारे समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब समझ लीजिए कि देखिए, एक वाक्य था, हमको इसको दोनों से जोड़ सकते हैं, जोड़ लिए। अब हम चलते हैं आगे। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस, इसके अकॉर्डिंग कैसे वाक्य को जोड़ा जाता है, इसमें कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं। तो कंडीशन कहने का मतलब
कि इस वाक्य से, ठीक ना, कब इसका कंडीशन यानी कि शर्त, जब वाक्यों से शर्त का बोध हो। किसका बोध हो? जब वाक्यों से शर्त का बोध हो। किसका बोध हो जी? शर्त का बोध हो। यानी कि जब दो वाक्य दिए रहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए, तो उस वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या कर रहा है, टाइम कह रहा है कि रीजन कह रहा है कि प्लेसेस कह रहा है कि शर्त दे रहा है, ठीक ना। तो जब शर्त का बोध होता है तो हम यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस। और इसमें जो इसके अंतर्गत जो कंजक्शंस यूज किए जाते हैं वो होते हैं इफ मतलब यदि, या होता है अनलेस, ठीक ना जी। अनलेस मतलब होता है कि जब तक कि नहीं, इसका इतना बड़ा मीनिंग होता है, ठीक ना। ये हमारे कंडीशन के अंतर्गत आते हैं कंजक्शन, ठीक ना। तो कैसे इससे वाक्यों को जोड़ा जाएगा देखिए जाए, ठीक ना, देख लिया जाए कैसे इससे वाक्यों से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है, अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें एक और कंडीशंस आती है कि जो ये कंडीशंस वाले वाक्य होते हैं ना, उसमें पहला या दूसरा कोई दोनों में से, यानी कि दो सेंटेंस दिए रहते हैं ना, जिनको हमें क्या करना है, प्लस करना है, यही ना। तो या तो ये या तो ये, ठीक ना। कोई एक इंपरेटिव में रहेगा। किस में रहेगा? इंपरेटिव में, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, किस में रहेगा? इंपरेटिव में। और हम जानते हैं, या आप लोग जान लीजिएगा, नोट में कर लीजिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, बहुत नोटेड पॉइंट है। इंपरेटिव सेंटेंस में सदैव यू जो होता है, यू सब्जेक्ट के रूप में क्या रहता है? छिपा रहता है। किसके रूप में छिपा रहता है? सब्जेक्ट के रूप में। एकदम ये नोटेड पॉइंटेड है, इसको ध्यान देखिएगा। यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है, छिपा रहता है। तो ध्यान ये देना है हमें कि जब भी वाक्य को जोड़ेंगे तो इस यू को अब हम छिपा के नहीं रखेंगे, इसको जोड़ के रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखा जाए थोड़ा सा इस वाक्य को बना के कैसे होता है। देखो, कह रहे कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, यू विल गेट सक्सेस, आप सफल हो जाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शर्त दिखा रहा है ना कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप क्या हो जाओगे? सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए अगर इफ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि इफ। अब यहाँ पर ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस दिया है ना, इसमें यू क्या हुआ होगा? छुपा होगा। तो क्या लिखेंगे कि इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड। कौन? क्या हार्ड? वर्क हार्ड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे ना जी, तो कामा यू विल गेट सक्सेस, आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। देखिए इसमें यू, आप सोचेंगे सर कहाँ से लगा दिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस में सदैव यू सब्जेक्ट के रूप में क्या रहता है? छिपा रहता है। तो इस वाक्यों में हमें क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, ठीक ना जी। ऐसे भी कर सकते हैं, अनलेस से भी इसको जोड़ कर देख लिया जाए, ठीक ना। कह रहे ना कि यू विल गेट सक्सेस, तुम सक्सेस नहीं हो सकते ना जी। कब तक? जब तक तुम कठिन कार्य नहीं करोगे। तो इसको हम इससे भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं आराम से कि यू विल। अब देखो, जबकि इस पे नहीं वाला आता है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा निगेटिव में बनाते हैं ना जी, कि यू विल नॉट गेट सक्सेस। जब इसका अनलेस का प्रयोग करेंगे तो देखो इसमें नहीं आया है, नहीं आया तो इसके लिए हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ता है पहले वाक्य में। तो अगर इसको हम बनाएंगे तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा कि यू विल नॉट गेट सक्सेस, नॉट गेट सक्सेस, हमारा सेंटेंस का अर्थ वही रहेगा, नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू विल वर्क हार्ड। चलिए देखिए समझ लेते हैं। कह रहा ना कि यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सक्सेस नहीं हो सकते जब तक कि यू विल वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो क्या हो रहा है कि तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। ये भी वही कह रहा है, लेकिन ये बात करने का तरीका अलग से हो गया। और ये तो ये इफ वाला आसान रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन, यानी कि कंडीशंस खत्म, यहाँ से कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, यानी कि जब वाक्यों से तुलना का बोध हो,
यानी कि जब वाक्यों से तुलना का बोध होगा ना, तो उस समय हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं तो थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, तो इसमें भी कोई खास नहीं है, ये एक दैन होता है, आप जानते हैं दैन माने की अपेक्षा, की अपेक्षा। एक होता है आपका एज, एज। देखिए जब इसके बीच में डॉट डॉट लगा हो तो जरूर इसमें कोई ना कोई वर्ड आएगा। क्या होगा, वर्ड आएगा। और देखिए एज एज का प्रयोग ना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब कि सकारात्मक, और फिर मेटिव के लिए किया जाता है। अब इसी में एक और आता है सो एज डॉट 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 एज, इसका प्रयोग निगेटिव वाक्य, यानी कि जब कोई निगेटिव में वाक्य दिया रहेगा तो तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सो एज का करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दैन माने की अपेक्षा, एज एज मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एक समान तुलना करना हो तो, और सो एज माने कि निगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, बस इनका प्रयोग कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा सुंदर है। रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल, और रेखा भी उसके समान क्या है, सुंदर है। यानी कि दोनों लोग एक समान बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें अफर्मेटिव मिल रहा है ना, ये नहीं ना करे कि इनसे ये ज़्यादा सुंदर है, तो इनसे ज़्यादा सुंदर होती तो दैन का प्रयोग किया जाता। अच्छा नेगेटिव में किया जाता कि इससे सुंदर नहीं है तो सो एज का किया जाता। ठीक है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर दोनों इक्वली दिखा रहा है, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एज एज का प्रयोग करके क्या करते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे कि नेहा, नेहा इज ना जी, नेहा इज एज ब्यूटीफुल। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज। अब ये देखो किससे तुलना कर रहा है, रेखा से ना, बस यहाँ पर लिख देना है हमें क्या, रेखा। ये हमारा क्या हो गया, बन गया कि नेहा इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा। देखो दोनों एज के बीच में एक वर्ड आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। यही बता रहा था कि जब बीच में डैश डैश दिया रहा है तो इसके बीच में वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, अब यही हम देखेंगे यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, विरोध। यानी कि जब वाक्यों से, जब वाक्यों से विरोध का बोध हो, विरोध का बोध हो, यानी कि जब हम वाक्य पढ़ेंगे और उससे विरोध का बोध होगा, ठीक ना, क्या होगा, विरोध का बोध होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंट्रास्ट का यूज किया जाता है। किसका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। और इसमें हम लोग किस किस चीज़ का यूज कर सकते हैं तो देख लीजिए। इसमें होता है आल्दो, आल्दो, ठीक ना, डॉट 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 येट ना जी। इसका मतलब कि यद्यपि, यद्यपि होगा, और डॉट डॉट है तो इसमें जरूर कोई ना कोई वर्ड आएगा, और इसका मतलब जानते होंगे फिर भी, फिर भी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, फिर भी। ठीक है, इसकी मतलब कि ऐसे ही सारे इसमें आते हैं, ठीक ना, इसमें कोई ज़्यादा वर्ड हार्ड नहीं होता है। दो या केवल आल्दो भी हो जाता है कि यद्यपि, कोई अगर बताया जाए, विरोध किया जाए, ठीक ना, यद्यपि। ठीक, ये दोनों हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसे देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आल्दो डॉट डॉट येट, ठीक ना, आल्दो, आल्दो मतलब क्या होता है, यद्यपि होता है। तो चलिए इस वाक्य को जोड़कर देखा जाए, ठीक है, कि वाक्य कैसे बनता है, कैसे जोड़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए कैसे ये विरोध कर रहा है, हमें वाक्य में ही ना पकड़ना है कि ये दोनों वाक्य जब एक दूसरे को क्या करें, विरोध करें, तो हमें किसका यूज करना है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का। तो ध्यान दीजिएगा, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ना जी। आगे दिया है कि ही फेल्ड एग्जामिनेशंस, वो एग्जामिनेशन में क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो देख लो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आल्दो का और येट का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, कि आल्दो, आल्दो ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ठीक ना, ही वर्कड हार्ड, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, येट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक ना। कह रहा है कि आल्दो ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, येट फिर भी, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है।
तो यही समझना है हमें कि देख लो कंस्ट्रक्ट मतलब क्या है कि जब दो वाक्यों से क्या निकले विरोध का भाव हो तो इसका हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। आपके पास जो एक्सरसाइज की बुकें होंगी उसको क्या कीजिएगा उससे आप लोग करिएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यानी कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं और कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग कि यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट इसका प्रयोग हम कब करेंगे, ठीक ना। तो इसका प्रयोग तब करेंगे हम जब वाक्यों से परिणाम का बोध हो। किसका बोध हो जी, परिणाम का बोध हो। ध्यान से देखिएगा, परिणाम का बोध हो, ठीक ना। अब इसमें यानी कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं ये मायने रखता है, ठीक ना। कौन सा मायने रखता है ये हमें याद होना चाहिए कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ेंगे तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं और उन्हीं के प्रयोग से हमें वाक्यों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्योंकि एग्जाम में दिया रहता है, इसके आगे आपको नोटिफाई किया रहेगा कि हमें सिंपल बनाना है कि कंपाउंड बनाना है कि कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो बस थोड़ा सा याद करना है। तो देखो इसके अंतर्गत हमारा आता है सो डॉट डैट। अब देखिए चूंकि अभी मैं आपको बताया था कि जहां भी डॉट डॉट दे, जिन कंजक्शनों के बीच में डॉट डॉट दिया रहता है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसके बीच में कोई ना कोई वर्ड आता है। क्या आता है, वर्ड आता है। यही चीज़ हमें ध्यान रखना है, कभी भी गलती नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत यानी कि जो रिजल्ट होता है इसके अंतर्गत कौन से कंजक्शन आते हैं, सो डैट। और इसके अकॉर्डिंग चलिए हम इसको जोड़कर देखते हैं, ठीक ना। इसी के अकॉर्डिंग इस वाक्य को क्या करेंगे, हम जोड़कर देखेंगे कि कैसे जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें परिणाम का कैसे बता कि रवि इज वेरी ओल्ड, रवि बहुत बूढ़ा है, यानी कि ओल्ड हो चुका है, ठीक है। ही कैन नॉट रन इन द फील्ड, वह खेतों में नहीं दौड़ सकता। उसका परिणाम क्या हो चुका है, उसका परिणाम आ गया है कि वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक ना। इसलिए वो खेतों में क्या नहीं हो सकता है, दौड़ नहीं सकता है, ठीक ना। तो चलिए देखा जाए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रवि इज, अब देखिए भेरी की जगह पे, ठीक ना, भेरी की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सो। तो इसका लिखेंगे हम लोग कि रवि इज सो ओल्ड। कौन सा ओल्ड, सो ओल्ड। ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको पढ़ाया जाएगा, रिमूवल 2 में इस तरह के वाक्य मिलेंगे, ठीक ना। इसके अगला लेसन वही शुरू होगा, रवि इज सो ओल्ड। और उसके बाद डैट, रवि इतना बूढ़ा है कि, इसका मतलब क्या होता है कि इतना डॉट 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 की, इसका अर्थ होता है, ठीक ना। तो रवि इज सो ओल्ड, रवि इतना बूढ़ा हो गया है कि ही कैन नॉट रन इन द फील्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपके किताबों में एक्सरसाइज दिए होंगे, करते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए, यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, ठीक है। देखिए ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी में इसको समाप्त करना था, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो थोड़ा सा आप लोग लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि पर्पज, इसका प्रयोग कब किया जाता है, ठीक ना। तो जब वाक्यों से, ठीक ना, क्या हो जाए, जब वाक्य से उद्देश्य का बोध दिखाई दे। किसका, उद्देश्य का, ठीक है। उद्देश्य का बोध हो, यानी कि जब दो वाक्य दिए रहेंगे, उनको जोड़ना है, उनको पढ़ने पर हमें क्या दिखाई देना चाहिए, दोनों वाक्यों में एक दूसरे से उद्देश्य का मतलब होना चाहिए। एक दूसरे से जब उद्देश्य का बोध दिखाई देगा तो वो समझ जाइए कि क्या हो जाएगा आपका जब उद्देश्य का बोध दिखाई देगा तो हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज का प्रयोग करना है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं तो देख लीजिए, सो डैट। अब देखिए ये सो डैट एक साथ है, क्या है जी, एक साथ है। इसका मतलब क्या होता है, ताकि। लेकिन इसके पिछले में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें डॉट डॉट था, इतना की, ठीक ना। और एक और होता है इसमें लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक ना, इस तरह से होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक ना। बस ये लास्ट ही है, आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी का प्रयोग करके हम इन दोनों वाक्यों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बस देखते हैं, ठीक ना, कि आई सेव 100 पर अ मंथ, ठीक ना, मैं 100 रुपया क्या करता हूँ, बचाता हूँ। आई वांट टू
बाई ए मोबाइल, मैं एक क्या खरीदना चाहता हूँ, मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। देख लो, तो मेरा उद्देश्य क्या है, मैं 100 रुपये किस लिए बचा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, ठीक ना, यही ना। तो इसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सो डैट का ना, आई सेव 100 रुपया पर मंथ, ताकि आई, तो हो ही जाएगा, आसान है ये, आई सेव 100 RS पर मंथ ना जी। मैं 100 रुपये क्यों बचाता हूँ, ताकि मैं एक मोबाइल खरीद सकूँ, इसीलिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो डैट, क्या लगा देंगे, सो डैट आई वांट टू बाई अ मोबाइल। सिंपल सा है, कोई इसमें हार्ड है ये नहीं है। नीचे वाला आप लोग चाहें तो जोड़ सकते हैं कि रवि वर्क हार्ड, रवि कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन, वो क्लास में फर्स्ट डिवीजन आना चाहता है, यही ना जी। तो देखो वो क्यों मेहनत कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह था कि कठिन परिश्रम मैं करूँगा तो मेरा पहला स्थान आ जाएगा। तो ये भी यही हो जाएगा कि रवि वर्क हार्ड, ठीक है। और यहीं पर हम क्या लगा देंगे, सो डैट, क्या लगा देंगे जी, सो डैट कि ही वांटेड टू गेट फर्स्ट, ठीक ना, कि रवि वर्क हार्ड, रवि कठिन परिश्रम करता है ताकि ही वांटेड टू गेट फर्स्ट, क्योंकि वह चाहता है क्या, कि क्लास में फर्स्ट डिवीजन आ जाए, ठीक है। तो बस ऐसे ही। चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज का लास्ट टॉपिक है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, ठीक ना। इसका प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो जब हमें वाक्यों से तौर तरीके का पता चले, किस चीज का, तौर तरीके का, जब वाक्यों से तौर तरीके का बोध, मतलब कि जैसे अगर मान लो कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, ठीक ना, आप भी कहोगे कि तुम मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा, ठीक ना। ये तौर तरीका है, बात करने का तरीका, आप कैसे उससे बतिया रहे हो, वो कैसे आपसे बात कर रहे हैं, ये, ठीक ना। ये समझिए कि जब वाक्यों से तौर तरीका का बोध हो तब जाके हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी केवल एज मतलब होता है जैसे, ठीक ना, या एज इफ भी होता है, एज इफ एक साथ, इसका मतलब होता है कि मानो, ठीक ना। यही दो कंजक्शन है इसके अंतर्गत, ठीक है, मैनर का अंतर्गत, इसके अंतर्गत मैनर का अंतर्गत यही दो कंजक्शन है। और ये देखिए लास्ट है, और ये हमारा सिंथेसिस आज इसी पे क्या होता है, समाप्त होता है। और थोड़ा सा इसको जोड़कर देख लिया जाए कैसे जोड़ेंगे, और आप लोग भी एक्सरसाइज लगाते रहिए, नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिख के भेजिए, मैं सॉल्व कराऊंगा उसको, ठीक है। चलिए देखा जाए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए कह रहा है कि यू हैव वेलकम्ड मी इन ए सर्टेन वे, तुमने मेरा स्वागत किया जैसे, सर्टेन मतलब कभी मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मेरा किस प्रकार से स्वागत किया। आई विल वेलकम यू इन द सेम वे, मैं भी तुम्हारा स्वागत करूंगा इसी तरीके से, सेम वे माने कि जैसे तुमने मेरा किया, ठीक है, सिंपल सा है। तो इसमें कह रहा है, ये क्या कर रहा है कि तुमने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया तो मैं भी तुम्हारा अच्छे से क्या करूँगा, स्वागत करूँगा, ठीक ना। इसमें कुछ है ये नहीं है। चलिए अब इसे जब हम बनाएंगे तो ये अब कहेगा ना कि आई विल वेलकम यू ना जी, आई विल वेलकम यू, इस वाक्य को हम पहले बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम एज का ही प्रयोग करते हैं, मानो तो लगेगा नहीं, और वाक्य में लगेगा, एज ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें अगर हम बना सकते हैं ना कि आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा, एज यू हैव वेलकम मी, जैसे तुमने मेरा स्वागत किया, बस कुछ करना नहीं है। इन वाक्यों को एज के सहायता से क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, एज विल वेलकम यू, आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, एज जैसे, यू हैव वेलकम मी, जैसे तुमने मेरा स्वागत किया था, बस इसी यही उसको कहना था, यू हैव वेलकम मी। देख लीजिए ये आपका क्या हो गया, वाक्य जुड़ गया, और इसी के साथ हमारा सिंथेसिस क्या होता है, समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना धन्यवाद।